गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे सेकेंड चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उस चैप्टर के अंदर बेसिक क्लासेस हुई थी, केवल इंट्रोडक्शन था। आप लोगों को मैंने बताया था फ्लावर के बारे में और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी पार्ट्स होते थे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते थे। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फिर आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर 1 में ले जाना चाहूंगा। उस चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में, 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। आपको याद होगा पहला इवेंट उसमें जो होता था बाबू, वो होता था प्री फर्टिलाइजेशन। पहला इवेंट क्या होता था? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता था बाबू? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के उपरांत जो लास्ट इवेंट था वो था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या था बाबू? प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और लास्ट वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा किससे? प्री फर्टिलाइजेशन से। देखो बाबू, पिछले क्लास में डिस्कस करा था थोड़ा सा कि फर्टिलाइजेशन कभी भी होगा तो एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा और दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होने से पहले जरूरी है कि इनका फॉर्मेशन हो। और फॉर्मेशन कहां होगा? तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर बात कर रहे हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है बाबू स्टैमेन के बारे में जानेंगे, डिटेल में स्टैमेन के बारे में जानेंगे, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जानेंगे और उसके बाद पॉलन ग्रेन के बारे में जानेंगे। होप इट इज विजिबल। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, आई विल राइट इट अगेन। देखो बाबू, किसके बारे में जानना है? सबसे पहले स्टैमेन के बारे में जानना है, उसके बाद किसके बारे में जानना है? माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जानना है। तो स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके बाद फिर किसके बारे में जानना है? पॉलन ग्रेन्स के बारे में जानना है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, बेसिकली कैसे होता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए पॉलन ग्रेन यानी गैमीट होना जरूरी है। तो गैमीट के फॉर्मेशन का प्रोसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बाबू, हम लोग जाने थे एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम बेसिकली मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता था। और एंड्रोशियम किससे बना हुआ था? आपको याद होगा किससे बना हुआ था? स्टैमेन से बना हुआ था। तो देखो बाबू, आपके सामने एक डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है स्टैमेन का। तो एंड्रोशियम किससे बना हुआ था? स्टैमेन से बना हुआ था, ठीक है बाबू। अब देखो ये स्टैमेन किससे बना हुआ है? तो स्टैमेन के अंदर आपको 2 पार्ट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। ये जो पार्ट है, जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बाबू? फिलामेंट, ठीक है। और फिलामेंट से जो स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंथर। तो फिलामेंट से जो स्ट्रक्चर कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एंथर। अब देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, तो हम लोग जान गए कि ये स्टैमेन बेसिकली है क्या। तो स्टैमेन क्या है बाबू? स्टैमेन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ है? तो एंथर प्लस फिलामेंट।
तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल्स क्या बाबू, स्टैमेन। एक तरह से ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलेगा, क्या बनेगा, स्टैमेन। अब देखो ये स्टैमेन क्या करता है, तो ये स्टैमेन रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो ये स्टैमेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टैमेन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। तो आपको कुछ स्टूडेंट्स मेरे से फीडबैक में बता रहे थे कि नोट्स लिखने में कुछ परेशानी हो रही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा बाबू। आपको क्या करना है, बस हेडिंग देना है स्टैमेन, ठीक है, हेडिंग देना है स्टैमेन, और फिर स्टैमेन के नीचे आपको लिख देना है कि एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल्स स्टैमेन। ठीक है बाबू, ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। और उसके बाद आप लिखोगे कि स्टैमेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। और इसके बाद बात करेंगे स्टैमेन सभी प्लांट्स में, सभी फ्लावर्स में उसका लेंथ और उसका नंबर वो वेरिएबल होगा, यानी कि चेंज करते रहेगा, वो फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई फ्लावर है ए और फिर दूसरा कोई स्पीशीज है बी, तो उसका फ्लावर, तो ये देखो बाबू, ये कोई फ्लावर ए हो गया, ये कोई फ्लावर बी हो गया, तो इसका स्टैमेन और इसका स्टैमेन दोनों जो है उनका नंबर क्या होगा बाबू, वेरिएबल होगा। ठीक है बाबू, तो उनका नंबर क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, द लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टैमेन्स इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, इन आप यहां पे कर सकते हो, इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर में नंबर और लेंथ जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है बाबू, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब स्टैमेन के अंदर हम लोग जो स्टैमेन का दो पार्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यू में नोट इट डाउन। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो स्टैमेन के अंदर का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं बाबू। तो स्टैमेन के अंदर आपको क्या दिखा, स्टैमेन के अंदर दिखा फिलामेंट। ठीक है, स्टैमेन के अंदर ये स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं बाबू, फिलामेंट। ठीक है, तो ये फिलामेंट क्या है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता है पतला। ठीक है, तो लंबा सा पतला, स्टॉक मतलब एक स्टॉक जिससे वो ये अटैच है, तो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक विच जो क्या कर रहा है बाबू, कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, एंथर को कनेक्ट करता है। ठीक है, विच कनेक्ट्स एंथर टू, किससे कनेक्ट करता है एंथर को, या तो थैलेमस से या तो पिस्टिल से, connects to the thalamus। ठीक है, और पिस्टिल। तो ये क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली जो फिलामेंट होता है वो एक तरफ तो एंथर से जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ किससे जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली जो आंसर होगा वो थैलेमस होगा, थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है एक तरफ। ठीक है, तो देखो बाबू, थैलेमस और पिस्टिल ये जुड़ा हुआ रहता है। कहीं कहीं पे आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। बेसिकली यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे एक लाइन लिखता है कि द प्रॉक्सिमल एंड, एक लाइन लिखता है प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है वैसा छोर जो सेंटर से नजदीक हो। तो प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वो जुड़ा हुआ रहेगा किससे, या तो थैलेमस से या पिस्टिल से। ठीक है, तो ये फिलामेंट के बारे में था। ठीक है बाबू, इसमें और फिलामेंट के बारे में कोई रॉकेट साइंस नहीं करना हम लोग को, आगे बढ़ेंगे। फिलामेंट के बाद एंथर।
देखिए इसको मैं फिर से रब कर दे रहा हूं, यू कैन राइट इट डाउन। देखिए ये एंथर पे हम लोग आ गए बाबू। ये एंथर का स्ट्रक्चर आप देखो, इसको समझ सकते हैं ऐसे कि ये जो एंथर है इसमें आपको दो टर्म ध्यान में रखना है, दो टर्म आपको ध्यान में रखना है और इन दो टर्म्स का समझ होना चाहिए। देखो तो ये एंथर जो है वो क्या है, बाइलोब्ड। क्या है बाबू, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब होता है दो, लोब का मतलब होता है बेसिकली इस तरीके से, जैसे मान लो कि ये एक लोब हो गया, मेरे हैंड को देखो ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है और दोनों लोब आपस में आ गए एक साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड। अब देखिए इसके साथ एक और बात आपको ध्यान रखना है, डाइथिकस। तो यहां पे देखो डाई का मतलब ही दो होता है, ठीक है, यहां पे दो, ठेका, ठेका का मतलब होता है चैम्बर, ठेका का मतलब होता है चैम्बर, यानी कि एक लोब में टोटल दो ठेका नहीं है, टोटल चार ठेका हो जाएगा। कैसे वो बात करेंगे, देखो तो एक लोब में, ये सपोज करो इस डायग्राम में, तो ये एक लोब हो गया, ये सामने की तरफ क्या है, एक लोब हो गया, और ये देखो ये पीछे की तरफ, तो ये क्या हो गया बाबू, ये दूसरा लोब हो गया। तो एक लोब और ये दूसरा लोब। अब देखो इस सामने वाले लोब में क्या है बाबू, दो ठेका। देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये 1 और ये 2, तो फिर पीछे वाला जो लोब है उसमें भी 1 और 2 यानी कि 2 उसमें भी होंगे, यानी टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है बाबू, टोटल कितने हो गए, 4। सपोज करो इस तरीके से कि आप ब्रेड लेते हो, तो दो ब्रेड को बटर लगा के या फिलिंग्स, वेजिटेबल फिलिंग्स लगा के उसको आपस में जोड़ देते हो, तो जो दो ब्रेड हो गया आपका, वो दो ब्रेड दो लोब हो गया, और उस ब्रेड को यदि आप कट कर देते हो बीच से, तो उस एक ब्रेड में दो ठेका हो गया, और जो दोनों लोब को आप जोड़े थे तो टोटल 4 ठेका हो गया आपके पास। समझ गया होगा बात को, यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है बाबू, तो ये आप लिख सकते हो कि एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, तो एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर। एंथर क्या है बाबू, बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर है, जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, जो जुड़ा हुआ रहता है फिलामेंट से। ये तो हम लोग देख चुके हैं बाबू, ठीक है। तो एंथर बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां तक तो कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। एंथर क्या है, बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर। अब देखिए ये तो एंथर को आप बाहर से देख रहे हैं, एक्सटर्नली देख रहे हैं, तो आपको एंथर ऐसा दिख रहा है। देखो बाबू, अब आपको पता होगा कि बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली उसके एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, सेक्शंस काटते हैं, ताकि अंदर का जो पार्ट है वो हमको दिखाई पड़ सके। देखो बाबू, तो मान लो आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको यदि आप इस प्रोजेक्शन में कट करते हो, ठीक है, ये कौन सा प्रोजेक्शन है बाबू, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यदि आप इसको इस प्रोजेक्शन में कट करते हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कट करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या कहते हैं बाबू, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। और उसको यदि वर्टिकली कट करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो यहां पे देखिए ये एंथर है, एंथर के किस पार्ट को कट करना है हमको, बेसिकली एंथर को कट करना है कैसे, किस तरीके से, तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। सपोज करो ये इस तरीके से एंथर है, इसको मैंने इस प्रोजेक्शन में यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया, तो यदि आप अब इसको ऐसे देखोगे थोड़ा सा कर्व करके, तो आपको ये पार्ट जो टॉप है उसका, जो कट करने के बाद आपको मिला है, तो कट करने के बाद जो पार्ट मिला वो आपको इस तरीके से ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऊपर से देख पाओगे टोटल कितना आपको दिख रहा है बाबू, तो 4 टोटल ठेका हो गए थे, याद करो, 2 लोब था और 2 ठेका था प्रत्येक लोब में, तो टोटल 4 दिख रहा था ना। देखो यहाँ डायग्राम में दिखेगा 1 2 3 4, ठीक है। अभी देखिए, और ये एंथर का कट पार्ट है, तो ये जो
पार्ट है बाबू, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पॉलन सैक्स। क्या कहते हैं बाबू? पॉलन सैक्स। अब पॉलन सैक्स क्यों कह रहे हैं? देखो पॉलन सैक्स, पॉलन ग्रेन्स, कुछ रिलेशन समझ में आ रहा होगा। तो पॉलन सैक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहीं पे आगे जाके किसका फॉर्मेशन होना है? पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है बाबू, तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहां होना है? पॉलन सैक्स में। ठीक है, यहां पॉलन ग्रेन्स बनेगा। दैट विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, अ व्हाइल आफ्टर, थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसको डिटेल में। तो पॉलन सैक्स के अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स बनेगा। अब देखिए ये तो एंथर था, तो ये पार्ट तो पता ही है क्या होगा, तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? फिलामेंट। ठीक है, और ये पूरा तो एंथर था। अब देखो यहां पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक, यहां पे क्या होता है? ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, इसको ग्रुप्स बोलते हैं। और चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। अब देखो आप, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स जो होता है बाद में यही लाइन ऑफ डिहाइजेंस का काम करेगा, यानी कि यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और वहां से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, कि ऐसे टीएस हम लोगों ने कट किया एंथर का, तो पॉलन सैक्स दिखा हमको, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स भी दिख रहा है और फिलामेंट तो है ये एंथर को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बाबू? स्टैमेन के बारे में सीखा। क्या सीखा? स्टैमेन के बारे में सीखा। स्टैमेन किससे बना हुआ है? दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला पार्ट क्या है बाबू? फिलामेंट। दूसरा पार्ट क्या है? एंथर। फिलामेंट क्या कर रहा है? एक तरफ पिस्टिल या थैलमस से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से। ठीक है, और एंथर को एक तरह से वो होल्ड किए हुए है। ठीक, एंथर क्या है बाबू? तो बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर है। जब इसको हम लोग कट करते हैं तो हमको कैसा प्राप्त होता है स्ट्रक्चर? तो जब इसका टीएस हम लोग काट लेंगे तो इस तरह से कुछ हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक, चलो बाबू, तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे स्टैमेन के बाद। जो अगला टॉपिक है स्टैमेन के अंदर ही, वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है बाबू, देखिए यहां पे हेडिंग दे रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब देखिए माइक्रो टर्म जो है वो यूज होता है मेल के लिए और मेगा टर्म यूज होता है फीमेल्स के लिए। ठीक है बाबू, तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरह का शब्द है, तो आपको समझ लेना है कि कुछ स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। देखो अब आपको आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम को ध्यान से देखो। ये वही डायग्राम है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एंथर के सेक्शन को, ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करने के बाद देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो जो एंथर को कट किए थे ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो उसको यदि हम इस प्रोजेक्शन में देखेंगे, इस तरीके से देखो, इस पेन को इस तरीके से यदि हम देखेंगे इस प्रोजेक्शन में सामने वाले हिस्से को, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है बाबू, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस एक पार्ट को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर हो गया और माइक्रोस्पोरेंजिया उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। देखिए यहां पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका आउटलाइन आपको कैसा दिख रहा है? तो इसका आउटलाइन दिख रहा है सर्कुलर। ठीक है बाबू, कैसा आउटलाइन दिख रहा है आपको? सर्कुलर। और यदि पूरे की बात करें, ठीक है, यदि एंथर को पूरी तरीके से देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया की वजह से उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखने लगता है? टेट्रागोनल। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर को बना देता है टेट्रागोनल। ठीक है, देखिए टेट्रागोनल, फिर से वही बात, टेट्रा मींस चार, गोनल मींस साइड, तो चार साइड आपको दिख रहा होगा। देखिए इस डायग्राम में 1 2 3
स्पोर। तो ये 4 साइट्स है, तो इन 4 साइट्स की वजह से जो एंथर का स्ट्रक्चर होता था वो हो जाता था टेट्रागोनल। ठीक है बाबू। अब देखिए, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लेयर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्स होते हैं, और कुछ अंदर के वॉल्स होते हैं जो नरिशमेंट का भी काम करते हैं। देखिए, तो इसके अंदर जो बाहर का लेयर है, सबसे बाहर का लेयर, इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे बाहर के लेयर को क्या कहते हैं बाबू? एपिडर्मिस। ठीक है, एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मिस का मतलब होता है लेयर। बहुत जगह हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, तो इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है बाबू। तो ये देखो, सबसे बाहर का लेयर, तो इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अब देखो, एपिडर्मिस के अंदर एक लेयर है, तो इस एपिडर्मिस के अंदर के लेयर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाबू एंडोथेशियम। तो एपिडर्मिस के अंदर के लेयर को क्या कहेंगे? एंडोथेशियम। अब देखो, एंडोथेशियम के अंदर भी लेयर है, तो इसको क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। तो एंडोथेशियम के अंदर के लेयर को क्या कहेंगे बाबू? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के अंदर एक और लेयर है, इस लेयर को क्या कहेंगे? टेप्टम। तो टोटल कितना लेयर हो गया बाबू? 4 लेयर हो गया। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर टेप्टम। अब देखिए, इस टेप्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर है बाबू, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो टेप्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिए, अब इस डायग्राम को, यदि इस पार्ट को, ध्यान दीजिएगा, यदि इस पार्ट को हमने क्या किया है? मैग्नीफाई कर लिया। ठीक है, इस पार्ट को मैग्नीफाई कर लिया, तो यहां जो स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। इस एरो को मैं यहां बना देता हूं ताकि लेबलिंग करने में आसानी हो। तो आप देखते चलो, ये बाहर का लेयर है, ठीक है बाबू, सबसे बाहर का लेयर है, तो इसका नाम क्या होगा? अब तक तो ध्यान में आ गया होगा, इसका नाम क्या होगा बाबू? एपिडर्मिस। फिर से वही बात, चलिए ठीक है, एपिडर्मिस। अब देखो, ये क्या है बाबू इस डायग्राम के लिए? एंडोथेशियम। देखिए, इस एंडोथेशियम के बाद ये जो लेयर है, ये लेयर और ये लेयर, ये क्या है बाबू? मिडिल लेयर। ठीक है, अब मिडिल लेयर के बाद क्या है? सबसे अंदर यहां देखिए टेप्टम, और टेप्टम के अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिए, तो ये तीनों लेयर, यानी ये तीनों बाहर का लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, इन तीनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इनका क्या काम है बाबू? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब देखिए, प्रोटेक्शन के साथ साथ और क्या काम करता है ये? तो डिहाइजेंस ऑफ एंथर, जब एंथर डिहाइज करेगा, यानी कि एंथर जब ब्रेक करेगा, तो उस टाइम में ये क्या करवाएंगे? रिलीज ऑफ पॉलन। तो पॉलन को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है बाबू, तो इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ये हेल्प करते हैं डिहाइजेंस ऑफ एंथर में, ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके। टेप्टम जो इनर मोस्ट पार्ट है, उसका काम है नूरिशमेंट प्रोवाइड करना। नूरिशमेंट प्रोवाइड करना, नूरिशमेंट का मतलब होता है बाबू पोषण। जैसे आप लोग बचपन में हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, व्हाटएवर, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ठीक है, तो जो भी आप लोग यूज करते होंगे तो उस पे लिखा होता होगा न्यूराइशर, ठीक है, या इट प्रोवाइड्स नूरिशमेंट। तो नूरिशमेंट का मतलब होता है पोषण प्रोवाइड करना। बेसिकली फूड में जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिससे बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प होता है। अब देखिए, इस डायग्राम में आप ध्यान देंगे
तो टेप्टम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये तो कॉमन थिंग है, ये आपको ध्यान में आ जाएगा। बट देखो ये यदि स्ट्रक्चर पे बात करें तो टेप्टम आपको दिख रहा है कि वो बाकियों की तुलना में डेंस है। तो टेप्टम का साइटोप्लाज्म क्या होता है बाबू? डेंस होता है। टेप्टम का साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है, ठीक है। और बेसिकली ये डेंस होने के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन न्यूक्लियस। तो टेप्टम में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बाबू, तो टेप्टम के अंदर नरिशमेंट तो ये प्रोवाइड करेगा ही करेगा, उसके साथ साइटोप्लाज्म इज डेंस। साइटोप्लाज्म क्या है? डेंस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज डेंस। अब देखिए साइटोप्लाज्म डेंस है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि ये बाई न्यूक्लिएट हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, ठीक है बाबू। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम ब्रश अप कर देते हैं कि हम लोग क्या देखे अभी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम देखे, तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है बाबू? बेसिकली एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, किसकी वजह से? माइक्रोस्पोरेंजियम की वजह से। और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है? तो सर्कुलर दिखता है आउटलाइन में, ठीक है। तो बेसिकली जिनको ये लिखने का है तो वो आप लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया, जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया is present in the anther which provides tetragonal structure, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिखना क्या है? सो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में आप लिख सकते हैं कि ये सर्कुलर होता है आउटलाइन में, इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन। और उसके बाद आप ये डायग्राम पहले ये बनाएंगे, दिस इज नंबर ए, इस डायग्राम को बना लेंगे और उसके बाद फिर ये डायग्राम बनाएंगे, दिस इज डायग्राम बी, ठीक है। तो होप ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया हेडिंग देके एक दो पॉइंट्स उसके बारे में से लिख लीजिए और फिर ये ए और बी डायग्राम बना के दिखा लीजिए, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अगला हेडिंग है बाबू स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो डायग्राम आप लोग देखे थे उसके अंदर आप देखे थे कि सबसे बाहर का स्ट्रक्चर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेप्टम और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो स्पोरोजिनस टिश्यू। देख लो कितना प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, सब चीज का व्यवस्था है, किसके लिए? स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए। तो जब इतना सारा व्यवस्था है मतलब कुछ तो बात होगा, ठीक है। अब आप लोग बेसिक बायोलॉजी का जानकारी रखते हैं तो इतना आपको पता होगा कि टिश्यू है मतलब कोई उत्तक है, तो वो क्या है? कोशिकाओं का समूह है, ठीक है बाबू। यानी कि टिश्यू जो है, ठीक है, यहाँ देखो ये कोई भी टिश्यू यदि बनेगा तो टिश्यू किससे बनेगा? सेल से बनेगा ना, यानी ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है बाबू? ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है। स्पोरोजिनस टिश्यू बेसिकली क्या है बाबू? तो ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स किस प्रकार के ग्रुप का फॉर्मेशन कर रही है? ग्रुप कैसा है? होमोजीनियस ग्रुप है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, जैसे जाइलम है, आप देखिए तो जाइलम में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, तो वो होता है हेट्रोजीनियस ग्रुप। और यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि एक ही प्रकार के सारे सेल्स बने हुए हैं, ठीक है बाबू। तो ये कौन सा ग्रुप है? होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्स।
अब देखिए ये कौन से सेल्स हैं, सेल्स का कुछ नाम तो होगा ना, कौन सा सेल्स है भाई जो स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो उन सेल्स को हम लोग कहते हैं पॉलन मदर सेल। क्या कहते हैं बाबू? पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो पहले स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं ताकि वो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू बेसिकली क्या है बाबू? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो लिखिए होमोजेनस compactly arranged group of cells, ठीक है, which has capacity of active cell division। ठीक है बाबू, तो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या हुआ? होमोजेनस कॉम्पैक्टली अरेंज ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैज कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिविजन। और ये होमोजेनस टिश्यू जिससे बना होता है, ठीक है, बेसिकली ये स्पोरोजिनस टिश्यू जिससे बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। तो सेल का नाम हो गया पॉलन मदर सेल। तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक। और बाकी ये डायग्राम से तो आपको दिख ही रहा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। ठीक है बाबू, तो ये पॉइंट भी आप जोड़ सकते हो कि इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। कहां सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है? तो पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, अब देखिए, तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स का नाम क्या है? पॉलन मदर सेल। क्या नाम बाबू? पॉलन मदर सेल। इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो, ये पॉलन मदर सेल जो होता है वो होता है पोटेंशियल पॉलन। ये क्या होता है बाबू? पोटेंशियल पॉलन। पोटेंशियल पॉलन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास वो कैपेसिटी है जिसके तहत ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जो सेल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा उसका नाम हो गया पॉलन मदर सेल। जो सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा उसका नाम हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझिए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, तो ये पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और आपको टर्म याद क्या रखना है? पोटेंशियल पॉलन। तो हर एक ये पॉलन मदर सेल जो है वो क्या है? पोटेंशियल पॉलन है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही, वो है माइक्रो स्पोरोजीनेसिस। माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। देखिए बाबू, नाम बायोलॉजी के अंदर चिल्ला चिल्ला के अपना पहचान बताता है। पहले भी मैं बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं। तो माइक्रोस्पोरोजीनेसिस, देखिए माइक्रोस्पोर और जीनेसिस, यहां से देखिए ये माइक्रोस्पोरो टर्म आया है माइक्रोस्पोर के लिए, और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस। ठीक है बाबू, तो फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन? निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? माइक्रोस्पोर का निर्माण करना है। और वही माइक्रोस्पोर आगे जाके जब एंथर डिहाइड्रेट कर जाएगा, डिहाइस कर जाएगा, तो वो पॉलन ग्रेन्स के रूप में रिलीज करेगा। ठीक है बाबू, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में।
तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना है या सिंथेसिस करना है। तो वो करने वाला जो प्रोसेस है, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करे, उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देख एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट में बना देता हूं, ठीक है। कुछ भी एकदम रटना नहीं है। बायोलॉजी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, समझ गया। और बेसिक साइंसेस की तरह इसको भी समझने का है। देखिए तो यहां पे आप समझ गए होंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, और लिखने का चिंता मत कीजिए कुछ लोग, ठीक। तो देखो बाबू, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो पॉलन मदर सेल, तो इसको हम लिख सकते हैं पीएमसी या फिर लिख सकते हैं एमएमसी, ठीक है। तो पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल ही होगा, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो बाबू, पॉलन मदर सेल ये क्या करेगा, तो पॉलन मदर सेल सेल डिवीजन करेगा। कैसा सेल डिवीजन? मियोसिस। कैसा सेल डिवीजन करेगा बाबू? मियोसिस। अब बच्चा सब जो है वो उन लोगों के मन में, आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा, मियोसिस क्यों करेगा? देखो मियोसिस इसलिए करना है क्योंकि गैमीट बनाना। हम जान रहे हैं प्लांट बॉडी जो है एंजियोस्पर्म्स में प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है, ठीक है बाबू। प्लांट बॉडी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि गैमीट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉयड होता है, यानी कि n होता है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहले मेरा लेक्चर नहीं सुना कभी, तो उनके लिए देखिए डिप्लॉयड आपको ये समझना है। डिप्लॉयड क्या है बाबू? 2n। और हैप्लॉयड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो बेसिकली हमारा बॉडी, हायर प्लांट्स का बॉडी, वो अपना लाइफ साइकिल, ठीक है, डिप्लॉन्टिक स्टेज में काटते हैं। और बाकी जो सिंपल प्लांट्स हैं तो उनमें हैप्लॉयड स्टेज भी डोमिनेंट हो सकता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो सकता है। दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। तो ये पीएमसी या एमएमसी ये क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। तो देखो मियोसिस जब भी कोई सेल करेगा तो वो डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड सेल्स कभी भी मियोसिस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो क्लियर है कि पीएमसी या एमएमसी का प्लॉइडी क्या है? 2n। और एक बात ये भी क्लियर है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर की मां, तो बेटा का नाम क्या हो गया? माइक्रोस्पोर। समझ गए बात को? क्लियर। देख यानी कि पॉलन मदर सेल मियोसिस किया तो क्या बना बाबू? माइक्रोस्पोर्स बना, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। अब सवाल ये आता है, देखो थोड़ा सा याद करो, जब भी मियोसिस होता था तो जो रिजल्ट होता था वो कितना सेल होगा? मियोसिस के बाद कितना सेल बनेगा? 4 सेल बनेगा। ये बात आपको याद रखना है कि मियोसिस कभी भी होगा तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 4 सेल बनेगा, क्योंकि मियोसिस 1, मियोसिस 2 याद करो, ठीक है। तो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो माइक्रोस्पोर बना है वो कितना बना है? 4 बना है। और चारों के चारों एक ही साथ अटैच होते हैं, ठीक है बाबू। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं बाबू? टेट्राड। देखो ये शब्द टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। तो चारों एक ही साथ हैं अभी, तो ये क्या हो गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का सिंपल मतलब हो गया 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बना। अब देखो ये क्या होगा? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड। तो यहां देखो मियोसिस हुआ है ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हैप्लॉइड, यानी कि चारों के चारों क्या हैं? हैप्लॉइड। अब देखिए इसी प्रोसेस को, यानी कि पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n था वो मियोसिस किया तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सीधा बात, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कौन बना रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसे बना रहा है? थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है बाबू। अब देखो ये, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये आगे क्या करेगा, तो ये आगे डेवलप करता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे डेवलप करेगा, और ये डेवलप करेगा बेसिकली देखो क्या होगा कि जब एंथर डिहाइज करेगा, ठीक है, जब डेवलप करने के बाद जब एंथर डिहाइज करेगा तो ये पॉलन के रूप में रिलीज होगा। किसके रूप में रिलीज होगा, पॉलन के रूप में रिलीज होगा, ठीक है बाबू। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और ये प्रोसेस ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, तो एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, ठीक है। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो अभी नहीं होगा, ठीक है। देखो ये प्लांट था, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे, ये प्लांट, ठीक है बाबू। प्लांट के अंदर आई थिंक इट इज टू स्मॉल, आई नीड टू राइट मच लार्जर, ओके। तो देखो बाबू ये प्लांट है, ठीक है। अब देखिए इस प्लांट के अंदर क्या था, फ्लावर था, चलो ठीक। फ्लावर के अंदर क्या था बाबू, एंड्रोशियम देखे थे हम लोग। चलिए एंड्रोशियम किससे बना हुआ था, स्टैमेन से, ठीक है बाबू। स्टैमेन के अंदर क्या दिख रहा था आपको, एंथर दिख रहा था मेन पार्ट, उसके साथ साथ फिलामेंट भी जुड़ा हुआ था। अब देखिए इस एंथर के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा था, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखिए इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको क्या दिख रहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, के अंदर क्या दिख रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल से क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बन रहा था, याद करो, डेवलप करने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन्स, ठीक। देखिए इस डायग्राम को देखिए, तो प्लांट से बना, प्लांट के अंदर फ्लावर, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर स्टैमेन, स्टैमेन के अंदर क्या है बाबू, एंथर, ठीक है। और एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है बाबू, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, उसके अंदर उससे क्या बना हुआ है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और उससे क्या बना हुआ है, पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम था इसका कितना लेयर था, ये बात करे हुए हैं, ठीक है। तो इसका 4 लेयर था। आप एक बार रिवाइज कर लो। सबसे बाहर क्या था बाबू, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या था, एंडोथेशियम, उसके बाद क्या था, मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर क्या था, टेक्टम, ठीक। ये तीनों क्या करेगा, प्रोटेक्शन, ये क्या करेगा, नरिशमेंट, ठीक है। यहां से देखिए ये पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना, ये क्या कहलाता था, ये क्या कहलाता था बाबू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लॉइडी पे बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर पे बात कर लेते हैं। देखिए प्लांट है बेसिकली एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसका प्लॉइडी क्या होगा, 2n होगा, चलो ठीक है बाबू। फ्लावर क्या होगा, 2n होगा, एंड्रोशियम भी 2n होगा, स्टैमेन 2n होगा, एंथर भी 2n होगा,
माइक्रोस्पोरेंजियम भी 2n होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू 2n, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, मियोसिस, ये बता चुके हैं पहले। तो पॉलन मदर सेल क्या किया, मियोसिस, तो क्या बना बाबू, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो मियोसिस होने के बाद ये क्या बना, n, पॉलन ग्रेन्स क्या है, n। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखने में वो हो गया मतलब, ठीक है, तो फिर भी आप क्लियरली उसको देख लेना। तो ये आप फ्लोचार्ट यदि ऐसे बना लोगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा इस टॉपिक के अंदर। और यदि प्लॉइडी वाला भी सवाल पूछेगा कि किसका प्लॉइडी क्या है, मतलब हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, तो आप फिर आसानी से उसको कर सकते हो। तो ये फ्लोचार्ट आप बना लेना, ठीक है। तो देखो बाबू, आज मैं क्लास यहीं पे खत्म करूंगा, अगला टॉपिक पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे पर्सनली भी फोन कर सकते हैं। नोट्स लिखने का चिंता ना करें, आप वीडियो को पॉज करके जो भी नोट करना चाहते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। और बाकी घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक। आज कथा इतनी भाई।